अभी अभी हमने अगरबत्ती की सुगंध का पूरे कमरे में फैलना, इत्र की गंध का पूरे घर में फैल जाना और किशमिशों का फूलना आदि देखा। ऐसा कैसे होता है? इन घटनाओं को समझने के लिए हम कुछ प्रयोग करेंगे। हम पानी से भरे बीकर की पेंदी में पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स डालते हैं। हमने क्या देखा? शुरू में हमने क्रिस्टल के चारों ओर लाल रंग विकसित होते देखा, जो इससे थोड़ी दूरी पर कुछ गाढ़ा था, लेकिन अंततः पूरा घोल एक जैसा गुलाबी हो गया। पानी को हमने हिलाया नहीं, फिर भी वह गुलाबी हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के अणु पानी के बीच की खाली जगहों में चले गए और पानी के अणु परमैंगनेट के अणुओं में समा गए। इस प्रकार अणुओं के आपस में मिलने को विसरित होना कहा जाता है। अणुओं की गति की इस प्रक्रिया को जिस क्षेत्र में ज्यादा अणु हैं, वहां से जहां कम हैं, उस क्षेत्र में जाने को विसरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक यही चीज अगरबत्ती और इत्र की सुगंध के पूरे कमरे में फैलने की प्रक्रिया में भी हुई थी। मानव के शरीर में रक्त द्वारा लाया गया भोजन और ऑक्सीजन रक्त से प्रत्येक कोशिका में विसरित होता है। इसी प्रकार आंतरिक कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वह इन कोशिकाओं के द्वारा रक्त में विसरित होती है और फिर फेफड़े में चली जाती है, जहां से वह श्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। श्वसन के अलावा विसरण शरीर की दो अन्य प्रक्रियाओं पर भी प्रभाव डालता है, जैसे खाद्य पदार्थों के वितरण और विषैले पदार्थ को हटाने या उत्सर्जन में। अब हम एक अन्य प्रयोग करते हैं, जिसमें हम दूसरी घटना को समझेंगे, जिसमें अणु एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ हमने एक चौड़ा थिसल फनल लिया है, जिसका धड़ लंबा और संकुचित है और इसका मुंह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से बंद कर दिया गया है। आपको यह जानने की उत्सुकता होगी कि यह अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है। छोटे छोटे छिद्रों वाली झिल्ली, जिनसे होकर छोटे अणु जैसे पानी के अणु तो जा सकते हैं, लेकिन बड़े अणु जैसे चीनी के अणु नहीं जा सकते। इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब हम इस फनल को गाढ़े लवण के घोल को गर्दन से थोड़ा ऊपर तक भर देते हैं और इसे पानी से भर बीकर में उलट देते हैं और इसकी सतह पर निशान लगा देते हैं, या 1 घंटे के बाद हम पुनः इस सतह को देखते हैं। अब हमने क्या देखा? फनल के धड़ में पानी की सतह ऊपर उठ गई है। यह वृद्धि फनल में पानी के संचय के कारण हुई है। परिणाम स्वरूप इसमें परासरण की प्रक्रिया द्वारा पानी का प्रवाह तेजी से हुआ। इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझने के लिए आइए एक अन्य प्रयोग करते हैं। एक बड़ी आलू की गांठ लेते हैं और इसे निम्न प्रकार से एक कटोरी का आकार देते हैं। इसकी ऊपरी परत निकाल देते हैं और इसके तले को चपटा बनाने के लिए काट देते हैं। बीच के गूदे को चाकू से निकालकर उसमें गहरा गड्ढा बनाते हैं और दीवारें पतली कर देते हैं। इस आलू की कटोरी को एक छोटे बीकर में रखते हैं और इसमें थोड़ा चीनी का घोल डालते हैं, ताकि इसका गड्ढा 3/4 के लगभग भर जाए। अब बीकर में लगभग इसके मुंह तक पानी डालते हैं। पानी में थोड़ा लाल रंग डालते हैं। थोड़े समय में गड्ढे के घोल की मात्रा बढ़ती दिखाई देगी और परासरण अर्थात ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के कारण यह लाल रंग में बदलने लगेगा। जिस घटना में उच्चतर विलायक सांद्रता वाले अणु
अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम विलायक सांद्रता वाले क्षेत्र में घूमते हैं, इसे परासरण की प्रक्रिया कहते हैं। दोनों प्रयोगों में पानी की सतह पतले घोल से पानी के अणुओं के गाढ़े घोल की ओर अणुओं की गति के कारण बढ़ी। इसी कारण से जब किशमिशों को पानी में रखा गया तो वे फूल गईं। मूल रोम भी मिट्टी से परासरण की प्रक्रिया द्वारा पानी का अवशोषण करते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि कैसे विसरण और परासरण की प्रक्रिया के माध्यम से अणु घूमते हैं। आप अपने जीवन में विभिन्न कार्यकलापों को करते हुए इन दो प्रक्रियाओं की उपयोगिता को भी अवश्य ही समझ चुके होंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ द्रव मोबिल तेल की तरह प्रवाहित होते हैं, जबकि अन्य पेट्रोल की तरह आसानी से प्रवाहित होते हैं। द्रव के प्रवाह में जो प्रतिरोध आता है उसे श्यानता कहते हैं। श्यानता अर्थात विस्कोसिटी की घटना को अच्छी तरह समझने के लिए आइए एक प्रयोग करें। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तेजी से पानी बह रहा है। श्यानता का संबंध उस तरीके से है जिससे द्रव का एक अणु दूसरे अणु के पास गति करता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कई चीजें आसपास घूम रही हैं। क्या आप बताएंगे कि इन चीजों की गति कैसे अणुओं की गति से भिन्न है? क्या आप अणुओं को देख सकते हैं जब अगरबत्ती की सुगंध पूरे कमरे में फैल रही है या जब किशमिश पानी में डालने पर फूल जाती है? आप अणुओं की गति को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जबकि कुछ वस्तुओं की गति को आपकी आंखें साफ-साफ देख सकती हैं। इसके अलावा वस्तुओं की गति के लिए बाहरी ऊर्जा या बल की जरूरत पड़ती है, जबकि अणुओं की गति के लिए किसी बाहरी ऊर्जा या बल की आवश्यकता नहीं पड़ती। विसरण परासरण की प्रक्रिया, उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग और कैसे अणुओं की गति वस्तुओं की गति से भिन्न है, इसका निष्कर्ष रूप में संक्षिप्त वर्णन। आइए विसरण, परासरण और श्यानता की प्रक्रिया को एक और बार समझें। अणुओं की गति की इस प्रक्रिया को, जिसमें जिस क्षेत्र में ज्यादा अणु हैं, वहां से जहां कम है उस क्षेत्र में जाने को विसरण की प्रक्रिया कहा जाता है। जिस घटना में उच्चतर विलायक सांद्रता वाले अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम विलायक सांद्रता वाले क्षेत्र में घूमते हैं, इसे परासरण की प्रक्रिया कहते हैं। द्रव के प्रवाह में जो प्रतिरोध आता है उसे श्यानता कहते हैं। श्यानता का संबंध उस तरीके से है जिससे द्रव का एक अणु दूसरे अणु के पास गति करता है।
प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, नए विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा चित्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा चित्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो।
भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। Just now we have observed the fragrance of agarbatti spreading into the whole room, the smell of scent spreading into the entire house, and raisins getting swelled up. How does this happen? To understand this phenomena, we shall perform a few experiments. We have placed a few crystals of potassium permanganate at the bottom of a beaker full of water. What do we observe? We saw initially the red color developing around the crystals, which is less intense at a distance away from it, and finally the entire solution turned uniformly pink. The water has become pink even though we have not stirred it. This has happened because the permanganate molecules have moved into the spaces between the water molecules and the water molecules into the permanganate molecules. This way, the molecules have mixed with each other and are said to be diffused. This process of movement of molecules from a region where they are more in number to a region where they are less in number is called diffusion. The same thing has happened in the case of spreading of fragrance of agarbatti and smell of scent in the entire room. In human body, food and oxygen carried by blood diffuses from blood to each cell. Similarly, carbon dioxide produced as waste inside the cells diffuses from cell into the blood and is carried away to lungs from where it is exhaled out of the body. Besides respiration, diffusion also affects two other processes in the body, namely distribution of food materials and elimination of toxic wastes, that is excretion. Let us perform another experiment to understand another phenomenon in which also molecules make movement. Here
we have taken a wide thistle funnel with a narrow, long stem and closed its mouth with a semi-permeable membrane. You may be curious to know what this semi-permeable membrane is. A membrane with tiny pores which allows smaller molecules like water molecules to pass through it but stops larger molecules like sugar is called a semi-permeable membrane. Now we have filled this funnel with strong salt solution a little above its neck and inverted it into beaker containing water and noted its level. After 1 hour, we will again see its level. What have we noticed? The level of water in the stem of the funnel has gone up. The rise is due to the accumulation of water in the funnel as a result of more rapid flow of water into it by the process of osmosis. To understand this process in a better way, let us perform another experiment. Take a large potato tuber and size it into a bowl in the following way. Remove the skin from it and slice the bottom to make it flat. Scoop out the central flesh with a knife into a deep hollow cavity with the wall comparatively thin. Place the potato bowl in a small beaker and pour some sugar solution into it so as to cover more or less 3/4 of the cavity. Then pour water into the beaker almost to its brim. Put some red color in the water. Within a short time, the solution in the cavity is seen to increase in volume, turning reddish as a result of osmosis. The phenomenon in which solvent molecules move from a region of higher solvent concentration to a region of lower solvent concentration through a semi-permeable membrane is known as osmosis. The level of water has risen in both experiments as a result of movement of water molecules from a dilute solution to a concentrated solution. For the same reason, when raisins were put in water, they swelled up. Root hairs absorb water from soil by osmosis. From root hairs, cell-to-cell osmosis takes place until the cortical cells of root become saturated with water. Similarly, cell-to-cell osmosis takes place throughout the body of the plant. By now, you must have understood that how the movement of molecules takes place through the process of diffusion and osmosis. You must have understood the usefulness of these two processes in carrying out various activities in living beings. You must have noticed that some liquids like mobile oil flow slowly, while others like petrol flow easily. The resistance of liquids to flow is called their viscosity. To understand the phenomenon of viscosity more clearly, let us perform an experiment.
Here you are watching how rapidly water is flowing. The thick liquids such as mustard oil moves slowly. These are relatively more viscous and hence move slowly. Viscosity is related to the ease with which individual molecules of liquid can move with respect to one another. Here you are watching number of objects moving around. How does the movement of these objects differ from the movement of molecules? Could you see the molecules moving when the fragrance of agarbatti spread throughout the room or when raisins swelled after putting in water? You cannot see the movement of molecules with your eyes, whereas the movement of various objects is clearly visible to you. Moreover, objects require external energy or force for their movement, whereas for motion of molecules, no external energy or force is required. So today we have studied about the movement of molecules by knowing about the processes of diffusion, osmosis and viscosity. Diffusion is the movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Osmosis is the movement of molecules from the region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane. Viscosity is the resistance to flow of liquids. जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने जीवन ये प्रकाशित करने राहों को